गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दोस्तों, अध्याय चौथा लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना, यह इसका दूसरा भाग है। इसके पहले के अध्याय में हमने देखे थे कि समाज में बचपन से ही लड़के और लड़कियों के बीच में किस प्रकार से भेदभाव किया जाता है, ये हम देख चुके हैं। साथ साथ में हम ये भी देख चुके हैं कि अधिकांश समाजों में, जिनमें हमारा समाज भी सम्मिलित है, पुरुषों और स्त्रियों की भूमिकाओं और उनके काम के महत्व को समान नहीं समझा जाता है। पुरुषों और स्त्रियों की हैसियत एक जैसी नहीं होती है और इसके लिए हमने कुछ उदाहरण भी देखे हैं कि जो घरेलू काम करने वाली महिलाएं होती है, गृहिणी होती है, उनके काम को हम महत्व नहीं देते थे और वो हम उदाहरण के साथ समझ चुके हैं। जैसे आज हम देखेंगे घरेलू काम का महत्व, घर पर कार्य करने वालों का जीवन, मेलानी एक घरेलू काम करने वाली स्त्री का अनुभव, महिलाओं का काम और समानता, संविधान और समानता, इन मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, घरेलू काम का महत्व, इस मुद्दे को समझने की कोशिश करते हैं तो सारी दुनिया में घर के काम की जो मुख्य जिम्मेदारी होती है वो मुख्यतः स्त्रियों पर ही होती है। ये बात 100% सही है। जैसे कि उनको देखभाल संबंधी कार्य करना पड़ता है, जैसे परिवार का ध्यान रखना पड़ता है, विशेषकर बच्चों और बुजुर्गों और बीमारों का उनको ख्याल रखना पड़ता है। घर के अंदर किए जाने वाले जो कार्य होते हैं उनको महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता। ये हम उदाहरण इसके पहले के एपिसोड में देख चुके हैं। और ऐसा भी समझा जाता है कि वे तो स्त्रियों के स्वाभाविक कार्य हैं और इसीलिए उनको उनके लिए ये इस काम के लिए पैसे देने की जरूरत नहीं है, मतलब उनको सैलरी नहीं होती है, अनपेड वर्क होता है वो, और समाज इन कार्यों को अधिक महत्व नहीं देता है। तो ये घरेलू काम का महत्व हमारे समाज में इस प्रकार से, इस नजरिए से देखा जाता है। और घर पर कार्य करने वालों का जीवन कैसा होता देखिए, तो शहरों और नगरों में जनरली घरों में घरेलू काम करने के लिए बाई रखी जाती है, नौकरानी होती है। उनको झाड़ू लगाना, सफाई करना, कपड़े और बर्तन धोना, खाना पकाना, छोटे बच्चे और बुजुर्गों की देखभाल करना, और कभी कभी ऐसे जो काम होते हैं, इन कार्यों को करने के लिए छोटे लड़की या लड़कियों को भी काम पर रखा जाता है। और घरेलू काम का महत्व कम होने के कारण इनको दिया जाने वाला मेहनताना है, मजदूरी है, वो भी कम होती है, क्योंकि इस काम को ही महत्व ही कम होता है तो इसकी मजदूरी भी कम दी जाती है। और घरेलू काम करने वालों का जो दिन होता है वो सुबह 5 बजे से रात 12 बजे तक चलता है। तो वो सुबह से लेकर शाम तक इतना कंटिन्यू सातत्यपूर्ण काम करते रहते हैं, फिर भी उनके काम को इतना महत्व नहीं दिया जाता है। दरअसल उसमें जी तोड़ मेहनत करने के बावजूद भी उन्हें नौकरी पर रखने वाले उनसे सम्मानजनक व्यवहार नहीं करते हैं, ये भी एक सच्चाई है। और यहाँ हम समझते हैं कि एक दोहरा बोझ एक कहा गया है। दोहरा बोझ हम किसको कहेंगे, या डबल बर्डन, जो वर्कलोड होता है, जो डबल बर्डन किसको कहेंगे। तो क्या होता है कि जनरली अगर मान लीजिए कोई औरत है जो ऑफिस में काम करती है और बाद में ऑफिस से छुट्टी होने के बाद वो घर पर आती है, तो वो घर पर भी काम करती है। अगर कोई महिला किसी के घर मतलब नौकरी करती है तो वो उस घर में भी काम करती है, बाद में लौटने के बाद अपने घर में भी काम करते हैं। तो घर के अंदर व बाहर दोनों जगह काम करती है, तो इसे महिलाओं के काम के दोहरे बोझ के रूप में जाना जाता है। तो इसको बोलते हैं हम डबल बर्डन या दोहरा बोझ। एक अनुभव है, मेलानी नाम की एक नौकरानी है जो घरेलू काम करने वाली है। वो खुद अपना अनुभव यह बताती है कि उसकी जो पहली नौकरी है एक अमीर परिवार में लगी थी, जो 3 मंजिले इमारत में रहते थे, और उनकी जो मेम साहब है हर काम करवाने के लिए चिल्लाती रहती थी, तो उनका चिड़चिड़ेपन था क्योंकि वो मालिकिन थी। और मेलानी का काम रसोई में काम करना था, मतलब खाना पकाना, जैसे वो काम करते थे, और उसके साथ और 2 दूसरी लड़कियां भी सफाई का काम करती थी। और उनके जो काम की दिनचर्या थी वो सुबह 5 बजे शुरू होती थी
और नाश्ते में उन्हें केवल 1 कप चाय मिलता था और 2 रूखी रोटियां मिलती थी। और शाम के समय जब मेलानी खाना पकाती थी तो दोनों लड़कियों को बहुत जोर से भूख लगती थी, वो मेलानी से रोटी मांगती थी। उन्हें दिन भर काम करने के बाद बड़ी भूख लगती थी और इसीलिए बाद में मेलानी उनको रोटी देती थी। वो देखिए उनके घर में जो जिस घर में वो काम करते थे उनके वो अनुभव बता रहे थे कि वह घर में चप्पल नहीं पहन सकते थे। और दरअसल आपको मालूम है कि जो बड़े लोग होते हैं, बड़े बड़े घर होते हैं, वहाँ पर जो संगमरमर से या मार्बल से घर बने रहते हैं या आम सा सीमेंट से घर बने रहते हैं, टाइल्स लगे रहते हैं, जो ठंडी के दिन बहुत ही ठंडी होते हैं। और ठंडा मौसम के दिन जो होते हैं उनके पैरों में सूजन आ जाती थी क्योंकि वो ठंडी फर्शी पर वो खड़े रहते थे। और मेलानी मेम साहब से मेम साहब मतलब ये घर मालकिन है, और उनसे वो डरती थी। उस मेलानी को गुस्सा भी आता था और अपमानित भी लगता था। मेलानी के मन में हमेशा सवाल पैदा होते थे कि क्या वह दिन भर काम नहीं करते थे, क्या वह कुछ सम्मानजनक व्यवहार के योग्य नहीं थे। तो इस प्रकार के जो काम करने वाले लोग होते हैं उनके साथ व्यवहार किया जाता है, उनको लगता है कि हम भी तो इंसान हैं, हाँ काम तो हम भी करते हैं, फिर भी हमारे साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं किया जाता है, उनको हमेशा प्रताड़ित किया जाता है, उनको डांटा जाता है। तो इस प्रकार के व्यवहार उनके साथ किए जाते हैं। घरेलू काम में कौन कौन से कार्य सम्मिलित होते हैं, तो यहाँ हम देखते हैं कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में औरतें और लड़कियों को दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। तो ये देखिए ये सामान्य नज़ारा कहीं भी दिखाई देता है। तो ये घरेलू काम में जो काम करने वाले जो लोग होते हैं उनको ये काम करना पड़ता है। दूसरी बात है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियां और लड़कियों को जलाऊ लकड़ी के भारी गट्टर भी सिर पर ढोने पड़ते हैं। जो ईंधन के रूप में जो लकड़ियां उनको चाहिए वो लकड़ियां जंगल में जाकर उनको इकट्ठा करनी पड़ती है, वो सर पर ढोकर उनको लाना पड़ता है। तीसरी बात है कि कपड़े धोने, सफाई करने, झाड़ू लगाने और यहाँ वजन चाहिए, वजन उठाने के भी काम, झुककर उठाने और सामान लेकर चलने की उनको जरूरत होती है। तो इस प्रकार से उनको ये काम करने पड़ते हैं। और बहुत से काम है जैसे कि खाना बनाना है, ये जो लंबे समय तक गर्म चूल्हे के सामने उनको खड़े रहना पड़ता है, जो उनके सेहत के लिए भी हानिकारक हो सकता है। स्त्रियां जो काम करती है वो भारी और थकाने वाला शारीरिक काम होता है। दरअसल हम उनको समझ नहीं पाते कि वो दिन भर काम करते हो तो थक जाती है और उनको थका देता है वो काम, और जबकि केवल पुरुष ही ऐसा काम कर सकते हैं ऐसा सोचा जाता है। क्या ऐसा जरूरी नहीं है कि महिलाएं जो होती है दिन भर सुबह से लेकर शाम तक, जैसे मतलब हम भी अगर घर में अगर है तो हमारे घर में भी जो महिलाएं होती है वो हम सोते हैं तभी वो उठते हैं और हम सोने के बाद वो रात को बाद में सोते हैं। तो इस प्रकार से उनका काम होता है कि हम बाद में उठते हैं और जल्दी सोते हैं, लेकिन वो जल्दी उठती है और बाद में सोती है। तो इसका मतलब क्या होता है कि वो हमेशा ज़्यादा ही काम करते हैं और इसीलिए वो भारी होता है काम, उनको थका देने वाला काम होता है, वो शारीरिक श्रम काम होता है, शारीरिक काम होता है। लेकिन समाज में आज भी हम मानते हैं कि जो जैसे मतलब ये जो काम होता है ऐसे काम केवल पुरुष ही कर सकते हैं, औरतें नहीं कर सकती है। ये गैर समझ है। महिलाओं का काम और समानता की हम बात करते हैं। जो महिलाओं के घरेलू और देखभाल के कामों को कम महत्व देना एक व्यक्ति या परिवार का मामला नहीं है, व्यक्ति या परिवार का ये मामला नहीं है। और ये जो स्त्रियां और पुरुषों के बीच असमानता की एक बड़ी सामाजिक व्यवस्था का ही यह भाग है और इसीलिए इसके समाधान हेतु ये असमानता दूर करने का जो कार्य है वो केवल किसी व्यक्तिगत या पारिवारिक स्तर पर नहीं होता है, तो उसके लिए शासकीय स्तर भी होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि ये असमानता समाप्त करने के लिए शासन के द्वारा कुछ कानून बनाने चाहिए, कुछ नियम बनाने चाहिए। इस प्रकार के अगर कदम उठाते हैं तो ये जो असमानता है स्त्री और पुरुषों के बीच में, ये असमानता कम होने में मदद मिल जाएगी। और इसीलिए हम संविधान से भी कुछ उम्मीदें रखते हैं, क्योंकि संविधान में ऐसे कुछ प्रावधान रखे गए हैं कि स्त्री और पुरुषों के बीच में समानता प्रस्तावित करने के लिए कुछ ऐसे प्रावधान है, जैसे कि संविधान में कहा गया है कि स्त्री या पुरुष होने के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। और वास्तविकता में अगर हम देखेंगे तो लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है। अगर हम
ग्रामीण समाज हो या शहरी समाज हो, इनमें कहीं ना कहीं इस प्रकार का भेदभाव महिलाओं को झेलना पड़ता है। और सरकार इसके कारणों को भी समझने के लिए और स्थिति का सकारात्मक निदान ढूंढने के लिए भी ये वचनबद्ध है, क्योंकि सरकार को भी संविधान के दायरे में ही रहकर काम करना पड़ता है। स्त्री और पुरुषों के बीच में जो असमानता है या लिंग भेद होता है उसको दूर करने के लिए भी वो वचनबद्ध होते हैं। और इसीलिए बच्चों की देखभाल और घर के काम का बोझ महिलाओं और लड़कियों पर पड़ता है। और इसीलिए महिलाओं को और लड़कियों का ये जो काम का बोझ होता है उसको दूर करना भी बेहद जरूरी होता है। और जो औरतें, जो महिलाएं बाहर काम करती है तो उनको ये दोहरा बोझ भी सहन करना पड़ता है। और इसीलिए पूरे देश में कई गांव में शासन ने आंगनवाड़ियां और बालवाड़ियां खोली है, जिससे कि महिलाओं, जो बच्चे होते हैं, जो बाहर का काम करने वाली जो औरतें होती है, वो उनको एक मदद भी मिल जाती है। जैसे कि शासन के एक कानून के अनुसार यदि किसी संस्था में महिला कर्मचारियों की संख्या 30 से अधिक है तो संवैधानिक या कानून के रूप से बालवाड़ी की सुविधा वहां होनी चाहिए। मतलब क्या होता है कि 30 कर्मचारी, महिलाओं की संख्या है 30, तो उस संस्था में जो महिलाओं के जो बच्चे होते हैं उनके लिए बालवाड़ी की सुविधा वहां रखना जरूरी है कानून के अनुसार। और बालवाड़ी की जो व्यवस्था है होने से बहुत सी महिलाओं को घर से बाहर जाकर काम करने की सुविधा मिलेगी। इससे बहुत सी लड़कियों का स्कूल जाना भी संभव हो जाएगा, क्योंकि ये जो लड़कियां होती है, क्या होता है कि अपने घर में अगर छोटे बच्चे होते हैं तो उसको संभालने के लिए घर पे रुकेगी तो वो स्कूल नहीं जाएगी। लेकिन जैसे ही अगर यहाँ बालवाड़ी है तो बालवाड़ी में बच्चे जाएंगे, और जो बड़ी लड़कियां हैं वो स्कूल जाएगी, और जो औरतें हैं, महिलाएं हैं, वो महिलाएं अपने काम पर जाएगी। तो इस तरह से क्या होता है कि सभी को समान अवसर मिल सकता है, सभी को पढ़ने को मिलता है, और इस प्रकार से समानता के अवसर मिलने से समानता भी प्रस्तावित हो सकती है। दोस्तों, यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के एक गांव में आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चे हैं, जिसमें बच्चों को बुलाया जाता है, उनको कुछ कहानी या कुछ खिलौने के माध्यम से कहानियाँ बताई जाती है, जिससे बच्चों का मनोरंजन भी होता है। साथ साथ में उनको पोषक खाद्य के रूप में उनको कुछ अनाज भी दिया जाता है, कुछ नाश्ता भी दिया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक महिला का एक चित्र बताया गया है कि वो किस प्रकार से, मतलब उसको एक देवता के रूप में बताया गया है, उसको किस प्रकार से काम करना पड़ता है। तो इस काम के माध्यम से ही हम धोना है, लिखना है, बच्चों को संभालना है, और अभी जैसे सफाई करना है, खाना पकाना है, ठीक है, और बच्चों की परवरिश करने हैं। तो इस प्रकार के उनको काम करने पड़ते हैं। तो इस चित्र के माध्यम से हम महिलाओं के काम जो होते हैं वो कितने अलग होते हैं। पुरुषों से भी वो ज़्यादा काम करती है, फिर भी हम उनको सम्मान देने के व्यवहार नहीं देते हैं। यह पुरुष प्रधान संस्कृति का सबसे बड़ा दोष समझा जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस अध्याय में आपको हम कुछ स्त्री और पुरुषों के रूप में बड़ा होना, लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना, इस के माध्यम से हम स्त्री और पुरुषों के बीच में जो कुछ दूरी है उस दूरी को हम कम करने के लिए वचनबद्ध है। इसके साथ साथ हम यही रुकते हैं।